जिन्होंने एक कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ चीज़ें तो आने वाला समय तय करेगा जी। उनके निशाने में किन्ने जंग कैसी बात करें, गजब की ट्रेनिंग थी सर। रिमोट कंट्रोल तो जब टाइम आएगा तभी दबेगा, जब मिसाइल छोड़ते हैं उससे पहले तो तैयारी ही रहती है। आज आप हॉस्पिटल की हालत देख रहे हैं, एक रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इनको तो सुखराम जी को यही नहीं पता डीपीआर कितने की बन के गई थी। बाहर से वो जितने सख्त है, अंदर से उतने ही नर्म हैं। कहते हैं कि ऊपर वाले ने उन्हें छप्पर फाड़ के नहीं, आसमान फाड़ कर दिया है, लेकिन राजनीति में उनकी ठसक वैसी ही है और वो बरकरार है। तो शुक्रिया जंग साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सुबह का वक्त और शुरुआत एक इंटरव्यू से। मैं आपके चेहरे की चमक को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मायने क्या है सर इस चमक के? ये तो एक ईश्वर की कृपा है और लोगों का प्यार है चेहरे का। लोग जब प्यार देते हैं तो नेचुरली चेहरे पे खुशी तो आएगी। सर वो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद है जिसके लिए लोग तरसते हैं, और शायद ही कुछ ऐसा हो कि जो जंग साहब के मतलब हाथों में नहीं है। उसके बाद भी जब पावर भी है, पैसा भी है, हाँ पॉलिटिक्स भी है, उसके बाद भी इस बार आप फिर से कह रहे हैं कि भैया जंग साहब आ रहे हैं और पूरी ठसक के साथ आ रहे हैं जी। तो सर ये राजनीति में आने के पीछे मंशा जानना चाह रहा हूँ सर, और समझना चाह रहा हूँ अंदर से। राजनीति में मेरे आने की जो एक इच्छा है वो सिर्फ एक पैसा कमाना नहीं है। मेरा इच्छा पैसा कमाना नहीं है। आपने पिछले मेरे 5 साल देखे होंगे, एक बेदाग मेरे 5 साल निकले हैं। मेरी इच्छा है यहाँ के लोगों का विकास, पौंटा के क्षेत्र का विकास हो, उनको वो सुविधाएं मिल सकें जो आम अच्छे शहर में लोगों को मिलती हो। आपकी हॉस्पिटल अच्छा हो, लोगों को वहाँ दवाइयाँ अच्छी मिल सकें, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सके, बच्चों को रोज़गार अच्छा मिल सके। इस पर्पज़ से मैं यहाँ राजनीति में ये कदम रखा है। सर जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं या जिन्होंने एक कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ चीज़ें तो आने वाला समय तय करेगा जी। उनके निशाने में किन्ने जंग साहब नहीं है, मतलब चौधरी साहब नहीं है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जुगलबंदी है क्या? अगर गिरिपार पुत्र मनीष तोमर जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जंग साहब मित्र है, दोस्त है। आप रोशनलाल चौधरी साहब के पास चलिए तो वो कहेंगे दोस्त है, अच्छे मित्र है। वो तमाम लोग, अभी कुछ लोग लाइन में हैं, कुछ लोग कूद चुके हैं, और नूरा कुश्ती कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता। जंग साहब ये सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया ये सब लोग आपके हैं और जंग साहब एक बड़ा भाई है और छोटे भाई जो हैं जंग साहब के लिए एक ढाल का काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैंने पॉलिटिक्स में आने के बाद सभी को एक नज़रिए से देखा है, और होना भी ये चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, एमएलए बनते हैं, लोग आपको विधायक चुन के भेजते हैं, तो पार्टी से उठ के काम करना चाहिए, किसी एक पार्टी का बन के काम नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से मैंने जो पिछले 5 साल अपने निकाले हैं, मैंने सभी को एक नज़र से देखा, दोस्तों की नज़र से था, भाई की नज़र से देखा, और जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको उसकी नज़र से देखा। इसीलिए उनका मेरी तरफ ये प्यार है। सबका साथ सबका विकास, क्या चौधरी साहब का विकास हुआ क्या? मैं आपसे सवाल करना हूँ, जाहिर सी बात सामने आप है, बीजेपी का दावा है कि सबका विकास हुआ है, आपका विकास हुआ क्या? इसमें तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपने हर किसी का इंटरव्यू लिया है, लोगों का भी इंटरव्यू लिया है। सबका साथ सबका विकास, ये तो मैं पौंटा ही की बात नहीं, मैं तो पूरे हिमाचल की और पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा कि किसका विकास हुआ है। आज यहाँ आप महंगाई देखें किस तौर पे बढ़ गई है, हमारे नौजवान बेरोज़गार सड़कों पे घूम रहे हैं। आज जितने भी कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतर कर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे लगता है कि क्या विकास हुआ है, किसका साथ कितना विकास हुआ है। जब सुनामी आती है साहब तो एक खामोशी रहती है, और मैं उस चश्मे से आपको देख रहा हूँ। तमाम लोग जो है, कुछ लोग जो विरोधाभास दिखा रहे हैं, इस बार साइलेंट मोड पे है, गलत नहीं बोलूँगा और धमकारा शब्द तो अभी है नहीं फ़िलहाल। आप हमलावर मुद्रा में नहीं हैं, तो ये जो साइलेंट मोड की जो आपकी स्ट्रैटेजी है, आप खेत में कैमरा बंद करवा सकता हूँ, रिवील ना करें, है ना जी? है ना, मैं जब तार ठोक के आप बात करते हैं सर, ये स्ट्रैटेजी है क्या?
आपका साइलेंट मोड रहना और अटैक मोड रहना एक अलग बात है। अटैक मोड पे आदमी तभी आता है जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं और अपोजिशन को देखता है वो किस राह पे वो चल रहा है। अगर वो अटैक मोड पर है तो हम भी अटैक मोड पे आएंगे, अगर वो साइलेंट मोड पे काम करे तो हम भी साइलेंट मोड पे काम करें। यही एक तरीका है। सर हो सकता है कि आप गुस्सा हो जाए, है ना। तो अब पीछे ऊर्जा मंत्री साहब ने उधर रिकॉर्ड कहा था, मीडिया के कैमरे बंद थे, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब के साथ आपका जिक्र उन्होंने किया, एक बेचारा शब्द लगा था। बेचारा मतलब आप समझिए, आपने वोट मांगा, लोगों ने भरोसा जताया, उतना नहीं जताया। आप दोबारा गए जनता दरबार में, लोगों ने भरोसा जताया और आपको पोंटा का सरताज बनाया। सर कह रहे कि इस बार बेचारा शब्द नहीं चलेगा। गुस्सा आपको करना चाहिए, दिखाना चाहिए, स्माइल से काम नहीं चलेगा। देखिए इसमें जवाब चाह रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कि बेचारा शब्द जो है वो आपके साथ अब नहीं लगेगा। मैं जंग साहब से बात कर रहा हूँ, आपकी बेबाकी की देखिए, उसमें लोग दीवाने भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं। जवाब क्या है सर? इसका तो जवाब मैं यही कहूँगा, आज सुखराम जी जो हैं उनकी हालत क्या है, उनके जो कम्युनिटी है, बाती कम्युनिटी, उसमें ही उनका बुरा हाल है। तो मेरी तो बात तो छोड़ो, वो मेरी बात तो क्या करेंगे, अपनी बात करें। बेचारा वर्ड मेरे साथ लगा या नहीं लगा तो ये तो जनता बताएगी इलेक्शन में बेचारा वर्ड किसके साथ लगा है। तो आज सुखराम जी का अपना ही जो डिपार्टमेंट है, बिजली ऊर्जा मंत्री हैं, आज ऊर्जा मंत्री होने के नाते अपने डिपार्टमेंट का कितना बुरा हाल है। खुद ही वो कहते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट मेरी बात नहीं सुनता। और आज बिजली एक कट कितने लग रहे हैं, और किसान लोग जब अपना खेत में आज धान की फसल हो रही है, उसमें पानी देने की बात करते हैं, ट्यूबवेल ऑन करते हैं, उससे पहले कट लग जाता है। आज इंडस्ट्री दुखी है, आज नौजवान दुखी है, महिला शक्ति जो है, महिलाएं हैं हमारी, वो सिक्योर नहीं है। और एक भाई भतीजेवाद की उन्होंने यहाँ इस बार जो चलाया है, जो उन्होंने भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा तरीके से उन्होंने चलाया। अभी पीछे हमारी मल्टीटास्क की जो नौकरियाँ निकली हैं, इसमें IPH में निकली हैं, PWD में, उसमें सरेआम भाई भतीजावाद चला। अपने चहेतों को उन्होंने नौकरी दी, जो लायक थे उनको नौकरी नहीं दी गई। यही मैं कहना चाहूँगा। सर वो तो कैसी बात कर रहे हो, गजब की ट्रेनिंग थी सर। महिलाएं सर के ऊपर सीमेंट का कट्टा लेके दौड़ रही थी, गजब की ट्रेनिंग सर, ऐसी प्रतिभा। तो देखिए ना, मतलब सीमेंट के कट्टे सर के ऊपर थे, महिलाएं दौड़ रही थी और कैमरे भी बड़ा बड़ा दिल दिखाकर उन विजुअल को कैप्चर कर रहे थे। तो ये तो हुनर हुआ सर। ये महिला शक्ति के साथ, एक महिला माताओं बहनों के साथ एक बड़ा बदतमीजी हुई है। मैं तो बदतमीजी वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप एक तरफ तो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला को उत्थान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जब नौकरी की बात आती है तो उनके सिर पर आप सीमेंट के कट्टे उठाकर उनको 50-50 मीटर दौड़ाते हैं। अगर आपने नौकरी देनी है तो नौकरियां और भी हैं, जहां उनकी जगह है, महिलाओं की ऑफिस में जगह है, अगर ऑफिस में आप रखोगे तो वहाँ सीमेंट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इन्होंने जो महिलाओं के साथ किया, महिलाएं देख रही हैं, नौजवानों के साथ जो किया वो देख रहे हैं। आज अग्निवीर जो इन्होंने निकाली है, आप देखें हैं, नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो सब लोग जानते हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा कर्मचारी वर्ग हो, आज अच्छी तरह से जान रहा है इन्होंने इनके साथ क्या किया, क्या छल किया है। तो आज वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव की, उसमें वो अपना जवाब उनको अच्छी तरह देंगे। सर पोंटा साहिब में हाथ की जो उंगलियाँ है वो बिखर रही है, आप माने या ना माने। मैं एक बड़े चेहरे से बात कर रहा हूँ, है ना, जिनके झोली में जल्द टिकट आने वाला है। मैं बस की टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जंग साहब इस पूरे कुनबे को, इस पूरे परिवार को एकजुट करने के लिए वो कौन सी मिसाइल आप छोड़ने वाले हैं, या वो कौन सा रास्ता आप अपनाने वाले हैं कि ये उंगलियाँ ना होकर हाथ भी बने और मजबूत भी बने। और टक्कर जब कमल के साथ है तो कमल मजबूत तो नहीं होना चाहिए ना, खिलना चाहिए। जी जी जी। क्या सोच रहे सर आप? इसमें हमने तो पहले भी कहा और अब भी कहते हैं, हमारी बात हो चुकी है इसमें। चाहे टिकट सब मांगेंगे, इस बार अपनी अपनी टिकट की दौड़ में रहेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसका मजबूती से उसको साथ देंगे और कमल को एक बार तोड़ के द्वार उसको फेंकेंगे। अवनीश सिंह लामा जी आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, है ना, कारोबारी रिश्ते है नहीं, है ना, कारोबारी रिश्ते कहीं और है। जी हाँ। तो अब समझ गए, मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं अब। तो बड़े भाई का मैसेज क्या है सर कि छोटे भाई को सरेंडर करना चाहिए बड़े भाई के आगे,
और दोनों भाई जो है एक नया रास्ता अपनाए ना, वो राजनीति में एक नया इतिहास गढ़े। मैंने तो उनसे उन्होंने एक हमारी ब्लॉक कमेटी में कहा था कि मैं सिलेंडर करता हूँ। मैंने ही उनसे कहा था सभी पब्लिक के सामने, जितने हमारे वहाँ कांग्रेस के वर्कर बैठे थे, ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग चली थी, उससे उन्होंने सिलेंडर करने के लिए होता, मैंने उन्हें कहा आप टिकट अप्लाई करो, दिल्ली तक दौड़ लगाएगी और दिल्ली से जब जिसको टिकट मिलेगा वहाँ से इकट्ठा होकर बैठ के यहाँ एक मुट्ठी बन के यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। अब लामा जी तो मान भी जाएंगे, एक और बड़ा मुस्लिम चेहरा मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि भैया आप मुझे जिताएं, मतलब जिताने की बात अभी से हो रही है सर। जी। चुनाव दूर है, जी। टिकट आई नहीं, आप कहाँ जाएंगे तय नहीं है, क्या आप कुछ तय कर पा रहे हैं? उसमें ऐसा ना, इच्छा तो सबकी होती है, मैंने पहले भी आपको इससे पहले बोला है, इच्छा सबकी होती है। आज जो राजनीति में कोई आदमी आता है तो नेचुरली वो एक इच्छा लेके आता है, तो हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है और संभाविक है जो राजनीति में है वो अपना जैसे कद एक और ऊंचा बढ़ाना चाहे, एक स्टेप और ऊंचा बढ़ाना, उसमें एमएलए की दौड़ में वो भी हैं, तो जाहिर है वो अपनी दौड़ में हैं, दौड़ें और टिकट के लिए अप्लाई करें। टिकट मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, तो इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ें, यही मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। सर, गुरु एक बड़ी चीज़ होती है और शास्त्री जी का कार्यकाल आपने देखा है, बतौर शिक्षक वो उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है, मंत्री जी के साथ वो रूठे रूठे चल रहे हैं, तो क्या मैं अभी यहाँ से मान के चलूँ कि जंग साहब बोलेंगे कि यार लड़ाई तो एक ही है ना दोनों की, तो चलते हैं साथ चलते हैं, वो दिखाते हैं पोंटा को कि आवाम के भरोसे को जीता कैसे जाता है, उस कसौटी में खरा कैसे उतरा जाता है। आज सबसे बड़ी आपने देखा होगा बीजेपी में अंदरूनी कला बहुत चली हुई है। आज 4-4, 5-5 उनके दावेदार टिकट के हैं और उनके करीबी जो रहे हैं सुखराम जी के, वो आज टिकट के अप्लाई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो सुखराम जी में खामियां रही होंगी, 3 दफ़ा का उनको विधायक बनाया, वो आज मंत्री हैं, तो कुछ ना कुछ खामियां रहेंगे, तभी ये लोग उनसे नाराज़ हुए हैं। तो ये तो मैं उन्हीं से कहूँगा उनके मन में क्या है क्या नहीं, किस वजह से हुआ है। हाँ, उनका भी इच्छा है टिकट लेकर लड़ने की, वो उन्होंने भी अप्लाई किया है, तो कहाँ जाएंगे उसके बाद कहाँ नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते, पर आज उनके अंदर बहुत तगड़ी जो लड़ाई है अंदरूनी इसमें बीजेपी में वो चल रही है। कुछ लोग कह रहे थे हमें दबे जुबां कि जब भी आप मतलब जंग साहब के घर आपका जाना हो तो उस रिमोट के बारे में आप ज़रूर पता करें जिसके नियंत्रण में काफ़ी चीज़ें हैं। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और आपको पता है कि कौन सा बटन कहाँ और किस तरह दबाना है, वो रिमोट कंट्रोल दिखेगा क्या सर? ऐसा ना, रिमोट कंट्रोल तो जब टाइम आएगा तभी दबेगा, जब मिसाइल छोड़ते हैं उससे पहले तो तैयारियाँ ही रहती हैं, जब रिमोट दबाने का टाइम है वो भी दबाएंगे। अगली रणनीति सर आपकी है क्या चुनाव को लेकर? इस बार देखिए पुरानी घिसी पिटी बातें से तमाम चीज़ें हो गई, मान लीजिए मैं बतौर वोटर जी संजीव शर्मा आपको वोट क्यों दें सर? संजीव जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे बड़ी बात आपका जो सवाल है कि एक कंपेयर करने की बात है। मैं तो सीधा सुखराम जी से कंपेयर करूँगा अपने आप को, क्योंकि सुखराम जी ने जो अपना इस बार 5 साल का ये बिताया है वो इतना अच्छा नहीं किया, ना ही कोई इतनी उन्होंने कोई विस्तार किया है, यहाँ कोई अच्छी इंडस्ट्री लाए हों जिससे नौजवानों को रोज़गार मिला हो, कोई हॉस्पिटल की सुविधा उन्होंने यहाँ दिए। 100 बेड का था, उन्होंने 150 बेड का हॉस्पिटल किया, उसमें कोई भी एक बेड एक्स्ट्रा नहीं लगा। और डॉक्टरों की कमी आपने देखी होगी, नर्सों की कमी आपने देखी होगी। हमारे टाइम में यहाँ पूरे डॉक्टर थे, पूरी नर्सें थी, और जो दवाइयाँ फ्री मिलती थी 52 प्रकार की, वो दवाइयाँ यहाँ फ्री हम दिया करते। हफ्ते में मैं पर्सनली एक टूर हॉस्पिटल का लगाता ताकि लोगों को यहाँ दिक्कत ना हो। और अब सुखराम जी से लोगों का जो मोह था वो हट गया, क्योंकि सुखराम जी एक अपने तरीके से चलते हैं और झूठ बोलने की उन्हें बड़ी नीति है। आज आदमी पढ़ा लिखा है, बच्चा पढ़ा लिखा है, आज सीधा क्वेश्चन वो ये चाहता है अगर काम हो तो हाँ कीजिएगा, काम नहीं हो तो ना कीजिएगा, है भी स्वाभाविक है। और मैंने पिछले 5 सालों में यही किया है कि मेरे से जो काम हो पाया मैंने कहा, और जो नहीं हुआ पाया उसमें मैंने स्ट्रेट वे उनको कहा कि ये काम नहीं होगा। उसमें कुछ लोग नाराज़ भी हुए, पर बाद में उन्होंने सोचा कि ये 15-20 दिन महीना चक्कर ना लगाए, उन्होंने स्ट्रेट वे तो कहा। ये मैंने एक स्टेट राजनीति अपनी रखी है।
सर चौधरी साहब ने कहा कि पिछले बहुत चैलेंज उन्होंने चैलेंज किया, एक चुनौती है और जाहिर सी बात है कि आपको तो महारत हासिल है चुनौतियों से निपटने की। उन्होंने कहा कि जंग साहब का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, वो एक काम को गिना दें जिसे वो आवाम के सामने भुनाएं और कहे कि देखिए मैंने ये एक बड़ा काम किया है। तो मैं सर जब आपके सामने बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है सवाल आपसे जुड़े हुए होंगे जी। तो जंग साहब वो क्या है जिसे हम ये कहें कि देखिए ये माइलस्टोन है और ये किन्ने साहब ने किया था और लंबे वक्त तक उसको भुनाया जा सकता है और आवाम के लिए कहीं ना कहीं वो एक कारगर और मील का पत्थर साबित हुआ हो। जी, इसमें हमने कई बार मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी हमने सुखराम जी से बात की, करने की कोशिश की कि आप अपना कार्य जो टाइम आपने अपने टाइम में काम किए हैं वो गिनाए, हमने जो 5 साल में हो गए। सुखराम जी ने कई बार टाइम दिया और हमारे सामने नहीं है, और जो हमने पिछले 5 साल में राजा साहब के आशीर्वाद से काम करवाए हैं यहाँ, वो आपके सामने है। सबसे बड़ी बात, आज भोज में हमने कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिया। वहाँ के जो गरीब बच्चे बच्चियाँ थी, जो माँ बाप बच्चों को शहर नहीं भेज पाते थे, आज वो बच्चियाँ वहाँ अपने घर से जाकर रोज़ अपना पढ़ाई कर रही हैं। +2 के बाद वो अपने ग्रेजुएशन वहाँ से कर रही हैं। दूसरा, पोंटा का जो अस्पताल था उसको हमने एक अच्छी दिशा दी, उसमें डॉक्टर रखे, उसमें हमने दवाइयाँ दी, वहाँ नर्सें हमने पूरी की। आज आप हॉस्पिटल की हालत देख रहे हैं, एक रेफर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ थाने की बिल्डिंग हमने बनाई, जिसका श्रेय ये लेना चाहते हैं। आपका तहसील की बिल्डिंग हमने बनाई, जिसका श्रेय ये लेना चाहते हैं। और साथ साथ एक जो बगानी का पुल है उसकी DPR बनाकर हमने भेजी है यहाँ से, उसका श्रेय ये लेना चाहते हैं। इनको तो सुखराम जी को यही नहीं पता DPR कितने की बन के गई थी और कितने क्या उसमें सेंक्शन आई है। आज उसकी हमने DPR जो हमने अपने टाइम भेजी, 50 करोड़ की DPR भेजी थी और 42 करोड़ समथिंग उसमें सेक्शन हो गया है। अगर सुखराम जी को थोड़ा सा अपना होता है, अपना दिखाते, तो उसका काम अब पोंटा के यहाँ के ठेकेदारों को दिलाते, यहाँ से करते। जब 2 स्टेट का काम होता है तो कोई भी स्टेट उसमें कर सकते हैं, 50-50 उसमें काम होता है। तो इनको तो पता ही नहीं, वहाँ जाके मंच पे बैठ गए और वहाँ शिलान्यास किया और सारा उत्तराखंड काम कर रहा है उसको। तो अगर यहाँ से जाते तो यहाँ कर सकते थे, तो इन्होंने तो उसका भी श्रेय लिया। उसके साथ साथ जो यमुना चैनलाइजेशन की बात करूँ मैं, जहाँ हज़ारों बीघा बरसात में लोगों की ज़मीन बहती है, उसकी हमने DPR यहाँ से बनाकर भेजी 250 करोड़ की। उसका पैसा आया है उसमें भी इनमें बंदरबाड़ लगी है कि ये हमारे ठेकेदार इसको दें, भाई भतीजावाद उसमें चला। अब तो 1.5 महीना सारा ही रह गया आचार संहिता लगने का, तो मुझे तो लगता नहीं यमुना चैनलाइजेशन इसमें हो, तो हमारे लगता है आने वाली गवर्नमेंट कांग्रेस के उसी टाइम में होगा। उसके साथ साथ हमने एक यमुना पथ जो यहाँ बनाया है, बड़ा सुंदर यमुना पथ हमने बनाया है, जिसमें हमारे बुजुर्ग या नौजवान साथी जो सैर करते हैं उसमें बहुत लोगों की मौत भी हुई है। तो वो यहाँ पोंटा के लोगों को हमने एक समर्पित किया, जहाँ यमुना पथ बनाकर वहाँ इवनिंग मॉर्निंग वो वॉक कर सके। और उसके साथ साथ नौजवानों के लिए हमने पोंटा ग्राउंड, एक बहुत बड़ा सुंदर ग्राउंड हमने बना के दिया था। उसमें घास लगाई, उसमें हमने लाइटें लगवा के दी और उसमें हमने जो पानी का सिस्टम हमने वो लगा के दिया। आज उसकी दुर्दशा देखें क्या हो रही है। चलिए शुक्रिया सर, हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइए आपको अपने चुनाव के लिए तो जंग साहब साथ मौजूद थे, कभी कभी आपको मुस्कुराहट के कई मायने निकालने चाहिए, उस मुस्कुराहट को समझना चाहिए। और जब मुस्कुराहट जो है सस्पेंस के दायरे में है वो तो बहुत कुछ कहती है। रिमोट कंट्रोल हमें मिला नहीं, जो मौजूद है बताएंगे भी नहीं। हाँ, ये जरूर कह दिया है, ये चुनाव आने दीजिए ना, दबा देंगे बटन, जब दबाना होगा। आपने सुनी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंग बाज।